बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं हैरत से इसे घूरता रह गया। ये हकीकत थी कि हमारी एक खतीर रकम सलमा की तहवील में थी, लेकिन मेरे रोजमर्रा अखराजात माफिया और दूसरे ज़राए से पूरे हो रहे थे। इसलिए मैंने एक तवील मुद्दत से इस महफूज रकम को छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं की, बल्कि एक एतबार से मैं अमलन इसे भूला हुआ था। लेकिन सुल्तान शाह ने इस वक्त इस रकम का हवाला देकर मुझे चौंका दिया था। लम्हा भर के लिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कहीं वो इस रकम का हवाला देकर बिलवास्ता तौर पर अपने हिस्से का मुतालबा न कर रहा हो, लेकिन इसकी आंखों में मासूमाना चमक देखकर मुझे अपना वो गंदा ख्याल फौरन ही तर्क कर देना पड़ा। वो इन लोगों में से नहीं था जो महज पैसे के लिए अपनी असल को भूलकर अपने मोहसनों पर भूखे दरिंदों की तरह गुराने लगते हैं या बुरा वक्त आने पर आंखें फेर लेते हैं। तुम बिला वजह अपने जहन को थका रहे हो। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने नरमी से कहा, ये बाद की बातें हैं, पहले मुझे जफर से मिल लेने दो। अगर वहाँ के हालात साजगार न हुए तो मैं वक्त जाया किए बगैर वापस लौट आऊंगा। इसके बाद तुम्हारी तजवीज पर अमल कर लिया जाएगा। फिर जाने आने की क्या जरूरत है? इसने बेपरवाही के साथ कहा। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। वहाँ काम न बना तो इधर ही से लांडी की तरफ निकल जाएंगे। सुल्तान शाह की वो तजवीज माकूल थी, इसलिए मैं खामोश रहा और फिर हम दोनों यके बाद दीगरे फ्लैट से निकलकर सीढ़ियां तय करने लगे। बाहर बाजार बदस्तूर बंद था और हर तरफ खौफो हरास के साए लहरा रहे थे। कई जगह मुतअद्दिद अफराद पर मुश्तमिल टुकड़ियां जमा थी और शायद मुंह अंधेरे होने वाली खून रेजी पर इजहार राय का सिलसिला जारी था। हम दोनों वहां रुके बगैर इस इलाके से निकलते चले गए। इस वक्त हम दोनों जहांगीर से मुस्तार ली हुई काली शराड में सफर कर रहे थे। इससे बेशतर मैं इस गाड़ी के इस्तेमाल से गुरेज ही करता रहा था। मेरा ख्याल था कि हैरी किसिंजर के लिए काम करने वाले लोग इस गाड़ी को पहचानते थे और इसकी वजह से कहीं भी मुझे घेरने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल खासी मुख्तलिफ थी। अगर मैं गाड़ी छोड़कर टैक्सी वगैरह सफर करता तो खासा वक्त बर्बाद होने का अंदेशा था। दूसरा अहम नुक्ता ये था कि उस्ताद सदरू मारा जा चुका था। इन दिनों वही हैरी किसिंजर के लिए काम कर रहा था और यकीनी तौर पर खुद ही हैरी किसिंजर से राबता बरकरार रखता था। इसके आदमियों को कुछ इल्म नहीं था कि उस्ताद सदरू किसके लिए काम कर रहा था और इसके क्या मकासद थे। वो तो बस वक्तन फवक्तन मिलने वाली हदायत पर अमल करने के पाबंद थे। इनकी तरफ से ये खतरा नहीं था कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर किसी शिकार का ताक़ब करते रहें और घात लगाकर इस पर वार कर गुजरें। किसी भी बुरे वक्त से निमटने के लिए इस गाड़ी में चंद मोहलक आतिशी हथियार और कुछ शोबदे हर वक्त पड़े रहते थे, जिनकी मदद से हम किसी नागहानी खतरे को आसानी टाल सकते थे। लेकिन मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो सफर सुकून से तय हो गया। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मोहतात थे, लेकिन पूरे रास्ते हमें ऐसी कोई गाड़ी नजर नहीं आई जिस पर हमें ताक़ब करने वालों की सवारी होने का अंदेशा होता। स्टेशन 4 पर किसी बाज पुरस के बगैर हमें गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन मैंने अंदर घुसते ही भांप लिया कि वहाँ किसी किस्म की अफरा तफरी न होने के बावजूद फजा पर सोगवार सी खामोशी तारी थी। हमें बताया गया कि जफर अपने दफ्तर की बजाय रिटायरिंग रूम में था, जहाँ डॉक्टर इसके मुआयने और मरहम पट्टी करने में मसरूफ था। जफर जख्मी जरूर था, लेकिन इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही थी। हम दोनों जफर के दफ्तर से मोलहक इंतजारगाह में जा बैठे, जहां फौरन ही चाय भी पहुंचा दी गई। अब क्या इरादा है? सुल्तान शाह ने मेरी आंखों में झांकते हुए मानीखेज लहजे में पूछा। तुमने बिला वजह ही बात का बतंगड़ बना दिया हुआ था। यहाँ जरा सी भी अफरा तफरी नहीं है। जफर थोड़ी देर मरहम पट्टी से फारग होकर आएगा तो इससे बात कर ली जाएगी। सुल्तान शाह ने कदरे बेआरामी के साथ सोफे पर पहलू बदला, फिर कहा, यहाँ बैठकर इसका इंतजार करने की बजाय रजनी से मुलाकात क्यों न कर ली जाए। देखते हैं कि अब वो श्रीमान सिंह के बारे में क्या कहती है। वक्त गुजारने के लिए अच्छा ख्याल है, लेकिन इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा। वो दोनों ही बेशरम और बेगैरत हैं। इनके लिए शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी खुशियों और मकासद के हसूल के लिए अपने मान माने रास्तों पर चल रहे हैं। श्रीमान सिंह ने अपना काम निकालने के लिए रजनी को दीदा और दानिस्ता मोहतन लाल जैसे भूखे शिकारी की कछार में हाँक दिया और वो इस मौका को गनीमत जानकर मोहतन लाल की आगोश में जा बैठी। ऐसी औरत से मिलकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। तुम ठीक कह रहे हो, वो चंद सानियों बाद पुरख्याल अंदाज में बोला। मेरा ख्याल था कि अब तक इसे मोहतन लाल की मौत और बाद के वाकयात पर बहुत कुछ सोचने का मौका मिल चुका होगा। हो सकता है कि बदले हुए हालात ने इसकी सोच पर कोई काबिल जिक्र असर डाला हो। मुझे उम्मीद नहीं, फिर भी इससे मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा। चाय खत्म करने के बाद हमने जफर के इन आदमियों से राबता करने का इरादा किया
किया जो जहांगीर के शीरख्वार बेटे की तलाश और बाजियाबी की मुहिम में हमारे साथ शरीक रहे थे। मेरा अंदाजा था कि जफर की गैर हाजिरी में हमें इन दोनों से खासी मदद मिल सकेगी। मेरे इमा पर चंद ही मिनट में अरशद और अकबर निहायत मौदबाना अंदाज में वहीं आ पहुंचे। रजनी से मुलाकात का जिक्र सुनते ही वो दोनों परेशान नजर आने लगे। फिर अकबर ने मुझे आगाह किया कि वो लोग हमारी हैसियत से पूरी तरह वाकिफ थे, लेकिन रजनी एक अहम तरीन कैदी थी जिसे जफर की खुसूसी हदायत पर कैद तन्हाई में रखा गया था, जहां STF के अमले के किसी रुकन को भी नकाब लगाए बगैर इसके सामने जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए जफर से खुसूसी हदायत लिए बगैर इससे हमारी मुलाकात का इंतजाम नहीं किया जा सकता था। वो स्पेशल टास्क फोर्स का खुसूसी डिसिप्लिन था जिस पर जाती मुरासम किसी भी सूरत में असर अंदाज नहीं हो सकते थे। इसलिए हमारे पास इंतजार गाह में वक्त गुजारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमने शुक्रिया अदा करके अरशद और अकबर को रुखसत कर दिया। जाते हुए इनका अंदाज बहुत ज्यादा माजरत ख्वाहाना था। थोड़ी देर बाद जफर ड्रेसिंग से फारग होकर अपने कदमों पर चलता हुआ वहीं आ गया। इसके जिस्म पर ढीला डाला सफेद लिबास था जो सीने पर खासा फूला हुआ था। जफर के चेहरे वगैरह की अच्छी तरह सफाई की गई थी, लेकिन फिर भी इसकी गर्दन और चेहरे पर जा बजा खून के धब्बे मौजूद थे और ठोड़ी के गिर्द बारी ड्रेसिंग नजर आ रही थी। हमें देखते ही जफर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ड्रेसिंग की वजह से इसके होंठ अजीब अंदाज में फैल कर रह गए थे। हम दोनों इसे देखते ही इज़तरारी तौर पर अपनी जगहों से उठ गए थे। हमने इसे सहारा देकर एहतियात से सोफे पर बिठा लिया तो इसने इशारे से अपने इन दो आदमियों को वापस लौटा दिया जो इसके साथ आए थे। ये क्या हुआ? मैंने इसका जायजा लेते हुए हैरत से पूछा। थोड़ी ही देर पहले तुम वीरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए तो अच्छे खासे थे, फिर ये हादसा कहाँ और कैसे रूनुमा हुआ? बस मेरी हमाकत कह लो। ड्रेसिंग की वजह से वो मुंह खोल कर बोलने से कासर था, इसलिए इसके लबो लहजे के साथ ही तलफ़्फ़ुज़ भी बदल कर रह गया था। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। वीरा ने तो तुम्हारे साथ कोई बदमाशी नहीं की। वो अव्वल दर्जे की मक्कार और हराफा है। इसके लहजे से शर्मिंदगी जाहिर हो रही थी। मुझे अफसोस है कि मैंने इसकी वजह से तुमसे तलख कलामी की। तुम दोनों का अंदाजा सही था कि वो अपनी मासूमाना कहानी से मुझे बहुत ज्यादा मुतासर करने में कामयाब हो गई थी और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या इसी ने तुमको जख्मी किया है? सुल्तान शाह ने हैरत के साथ सवाल किया। इसका जवाब असबात में भी दिया जा सकता है और नफी में भी। वो एक गहरा सांस लेकर बोला, असल कसूर मेरा है कि मैं तुम लोगों की ब्रीफिंग नजरअंदाज करके इस पर भरोसा कर बैठा। वो शक्लो सूरत से जितनी हसीन और दिलकश नजर आती है, फितरतन इससे कहीं ज्यादा खबीस है। पक्की साहिरा है, साहिरा। सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अपने हुस्न के जादू से अब तक न जाने कितने मर्दों की जिंदगियां तबाह कर चुकी होगी। जाबर तंगी में होती तो वहाँ के बड़े बूढ़े इसके करतूतों की बिना पर इसे जमीन में आधा गाड़ कर इस पर खूंखार कुत्ते छुड़वा देते। वहाँ खराब औरतों के साथ वही सलूक किया जाता है जो जादूगरनियों और चुड़ैलों के साथ किया जाता है। सुल्तान शाह की इस तोहम प्रस्ताना वजाहत पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। रोशन ख्याल और जदीद तर दुनिया में एक तवील मुद्दत गुजारने के बावजूद इसके जहन से बचपन की सुनी हुई कहानियां महव नहीं हो सकी थी। जाबर तंगी और इस जैसे दूसरे पसमानदा इलाकों में जरूरियात जिंदगी की तकमील के लिए औरतों को भी मर्दों के शाना बिशाना बहुत से काम करने पड़ते होंगे। बड़ी हद तक आजादाना नकलो हरकत के इस माहौल में खेतों और पहाड़ों में मुंह जोर जज्बों के बेलगाम होने के खासे इम्कानात हो सकते थे, क्योंकि तन्हाई ही हर बड़े गुनाह का पहला मरहला होती है। हजारों गुनाहों का इर्तिकाब सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाता कि शैतानी जज्बों के भंवर में फंसे हुए सरकशों को कहीं खलबत या तन्हाई में यसर नहीं आती। देही इलाकों के बड़े बूढ़े गुमराही के इन इम्कानात से पूरी तरह बाखबर होते हैं, इसीलिए अपने जवान होते हुए बच्चों को इलामाती कहानियों और रवायती किस्सों के जरिए चुड़ैलों और जादूगरनियों के वजूद से डराते रहते हैं। हर कहानी का महवर होता है कि वो शैतानी कुव्वतें हसीनों जमील लड़कियों का रूप धार कर जवान मर्दों को अपनी अदाओं का असीर बनाती हैं और इनके वजूद से जौहरे हयात कशीद करके इन्हें सिसकने और मरने के लिए छोड़ कर गायब हो जाती हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि इनके बच्चे हसीन औरतों और लड़कियों से दूर रहें। ये गुर सदियों से दुनिया के हर देही इलाके में कामयाबी से राइज है, लेकिन सुल्तान शाह आकलो बालग होने के बावजूद बचपन के इस तस्वर को अपने जहन से खुरच कर साफ करने में कामयाब नहीं हो सका था। तुम्हारे फ्लैट से निकलकर मैं वीरा को एक बड़े होटल में ले गया था। जफर खिफत आमेद लहजे में अपनी हमाकत की दास्तान सुनाने लगा। वहाँ खाना खाते हुए इसने कोलंबिया का किस्सा छेड़ दिया और बताया कि कर्नल जैसी जॉन्स का दस्ते रास एस्टन किस कदर दरिंदा सिफ्त आदमी था। इसकी कहानी का खुलासा ये
था कि वो अपनी मर्जी से बोगोटा में एस्टन के साथ नहीं रह रही थी, बल्कि जान के खौफ से इसकी यरगमाल बनी हुई थी। इसके बदन के हर हसास हिस्से पर एस्टन की दरिंदगी के निशानात भरे हुए जख्मों की सूरत में मौजूद थे। तुम समझ सकते हो कि मैं अकेला आदमी हूँ, लेकिन अपनी खुशियों के लिए किसी शरीफ और खानादार औरत की जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। हम लोग सहरा में भड़कते हुए चिराग की तरह जीते हैं। जब तक जिंदा रहते हैं तो पूरी धूमधाम के साथ हर तरफ असर अंदाज होते हैं, और फिर अचानक ही कोई हादसा, तसादम या हंगामा आंधी के बेरहम थपेड़े की तरह हमारी जिंदगी का चिराग गुल कर देता है। घर और बिस्तर की मौत बहुत कम लोगों का मुकद्दर बनती है। इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए वीरा का साथ बेहतर रहेगा। वो हर हाल में अपनी गुजर बसर का बंदोबस्त कर सकती है। वो हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि वो मक्कारी से काम के लेकर मेरे साथ खेल रही थी। इसने मुझसे अलग होने से पहले मुझसे कसम लेकर एक बंद लिफाफा मेरे हवाले किया। मुझे वो लिफाफा दफ्तर पहुंचकर ही खोलना था। इसी के साथ इसने अपने बैग में से रेशमी कपड़े से बना हुआ एक नाजुक और खुशबूदार फूल निकालकर मुझे तोहफे में दिया। वो बिल्कुल किसी असली फूल की तरह महक रहा था। मैंने बाद में वो फूल अपने कॉलर में लगा लिया। वापसी के सफर में मैंने वीरा का तस्वर करते हुए कई बार इस फूल को सूंघा, लेकिन वो वीरा का कोई खतरनाक शोभा था। ड्रग रोड स्टेशन से आगे निकलते ही मेरे कॉलर में लगा हुआ वो फूल एक खफीफ से धमाके से फट गया और मेरी जिल्द जगह जगह से फट गई। मेरी ठोड़ी पर जरा गहरा जख्म आया है, वरना जबड़े, गर्दन और सीने पर सिर्फ खराशे हैं, जिनसे बह निकलने वाले खून ने मुझे बुखला कर रख दिया था। वो वाकया रूनुमा होते ही मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि जो कुछ हुआ वीरा के दिए हुए फूल की वजह से हुआ था। इसलिए मैंने रास्ते ही में इसका दिया हुआ लिफाफा चाक किया तो इसमें से एक सादा कागज बरामद हुआ, जिस पर एक मुख्तसर सी तहरीर थी। वो क्या था? इस बार जफर की खामोशी पर मैं अपने तजस्सुस पर काबू न रख सका। औरत को बड़ी से बड़ी गाली दे लेना, लेकिन आइंदा किसी को आवारा न कहना। जफर ने तलख लहजे में कहा, वो बहुत बदमाश और हरामजादी है। इसे मालूम था कि मेरे दफ्तर पहुंचने से पहले वो फूल अपना काम दिखा जाएगा। इसने अपनी दानिश्त में मुझे हल्की सी सजा दी है, क्योंकि मैंने इसे आवारा करार दिया था। गनीमत है कि अब तुम इसकी असलियत समझ गए। सुल्तान शाह ने गहरा सांस लेकर कहा, वो डैनी के अलावा दुनिया के किसी भी मर्द को खिलौने से ज्यादा बुकत नहीं देती। अब यही देखो कि ज्यादा खून बहने से तुम्हारी हालत बिगड़ भी सकती थी, लेकिन इसे किसी बात की परवाह नहीं थी। बस वो तुम पर अपनी बालादस्ती जताना चाहती थी। वो पैदाइशी हरामजादी है, क्योंकि इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ शादीशुदा नहीं थी। वो वीरा की पैदाइश का इल्जाम जिमी लाइट के खाते में डालती थी और वो इस इल्जाम को तस्लीम करने से इनकारी है। लेकिन तुम एयरपोर्ट वापस क्यों नहीं गए? मैंने पूछा। तुम इसे बालों से घसीटते हुए वापस ला सकते थे, ताकि इसे इस घटिया हरकत का मजा चखाया जा सकता। बात समझ में आते ही मेरा यही रद्द अमल था। गाड़ी घुमाकर मैं स्टार गेट तक वापस भी गया था। इस वक्त तक वीरा की परवाज की रवानगी में इतना वक्त था कि मैं इसे लॉन्ज ही से वापस बुलवा सकता था, लेकिन फिर मुझे ब्लू क्रॉस डील का ख्याल आ गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का एक वसी तर मुफाद इस अय्यार लड़की के मिशन से वाबस्ता हो गया है। बस इसी वजह से मैं अपना गुस्सा पीकर वापस लौट आया। मेरा ख्याल है कि अब तुम आराम करो। हो सकता है कि इस दौरान में ईरान से कोई अच्छी खबर आ जाए। मैंने कहा, तुमने आराम ना किया तो ये मामूली से जख्म खराब भी हो सकते हैं। आराम की बस एक ही मंजिल होती है। इसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जब 2 गज जमीन हमेशा के लिए इंसान का मस्कन बन जाती है। तुम ये बताओ कि गजाला के बारे में क्या हो रहा है? सुल्तान शाह पहले ही सदरू के आदमियों से मार खाकर जख्मी था। अब मैं भी पड़ गया तो सारा बोझ तुम पर आ जाएगा। बात मेरे मतलब की थी, लेकिन पहल इसने की थी, इसलिए मुझे अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। वीरा की वजह से गजाला की बाजियाबी के आसार पैदा हो गए थे, लेकिन इसके जाते ही बात यकायक उलझ गई है। समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सी राह इख्तियार की जाए। मुझे पूरी बात बताओ, शायद मैं कोई हाल सोच सकूं। इसने आहिस्तगी से अपनी पोजीशन बदलते हुए कहा, हमारी इतला के मुताबिक गजाला को हांगकांग पहुंचाया जा चुका है, जहां से कवांग फू नामी एक चीनी बदमाश इसे पाकिस्तान रवाना कर देता। लेकिन कवांग फू के आदमियों की खुद गर्जी की वजह से गजाला हांगकांग की पुलिस की तहवील में चली गई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जफर ने इस्तरारी अंदाज में मेरी बात काट दी। वहाँ बरतानवी राज है और इनके जेरे असर पुलिस का महकमा बहुत सख्त और फाल है, जिससे किसी रूह रियायत की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मेरे लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसका फिक्रा मुकम्मल होते ही मैंने बात उचक ली। असल परेशानी ये है कि श्रीमान सिंह ने मुझे मखमसे में डाल दिया है। इसका कहना है कि हांगकांग जाने वाली लड़की गजाला नहीं बल्कि कोई और है। गजाला बदस्तूर नई दिल्ली में है। ये कब का किस्सा
है। मेरे इंकशाफ ने जफर को बुरी तरह चौंका दिया। तुम्हारे एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने श्रीमान सिंह को फोन किया था, ये कहकर मैंने इसे इख्तिसार के साथ अव्वल से आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। समझ में नहीं आता कि बेचारी गजाला क्यों पिस रही है। मेरे खामोश होने पर वो तफक्कर आमेज लहजे में बोला, तुमने जिमी लाइट या शी को हीरोइन फरोशों की आलमी तंजीम समझकर इनसे टक्कर ली थी, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता बात जाती मुखासमत पर आ गई है। तुम इनके पीछे लगे हुए हो और वो हर जगह तुम्हें जिक्र पहुंचाने के दर पे हैं। जिमी लाइट हो या हैरी किसिंजर और श्रीमान सिंह, तुम्हारे खिलाफ इनके मफादात मुश्तरक हैं। गनीमत ये था कि जफर को मेरे और माफिया के खुफिया रवाबत का इल्म नहीं था, वरना बात और ज्यादा उलझ जाती। बात बहुत सीधी सी है कि मेरी असल दुश्मनी सिर्फ जिमी लाइट से थी, जो शी का सरबराह था, और इस दुश्मनी की बुनियाद ये थी कि वो बज़ाहिर पाकिस्तान से बेशकीमत हीरोइन की स्मगलिंग में दिलचस्पी जाहिर करता था, लेकिन इसका हकीकी मिशन ये था कि भारी दामों पर सरहदी इलाकों से खरीदी गई हीरोइन की भारी मिकदार को सस्ते दामों पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में फैला दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में हीरोइन की इस कदर खपत पैदा हो जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काश्त होने वाली सारी अफीम इसी तलब में खप जाए और मगरबी दुनिया भेजने के लिए फाजल पैदावार बाकी न रहे। मगरब और अमेरिका को हीरोइन की हौलनाक यलगार से बचाने के लिए वो एक मनफी मंसूबा था, जिसके तहत पाकिस्तान की नई नस्ल को मुनज़्ज़म पैमाने पर हीरोइन का आदी बनाया जा रहा था। जब तक शी का वो मकसद मेरी नजरों से ओझल रहा, मैं तान मान दान से इनके लिए काम करता रहा, लेकिन इनके असल आज़ाइम का इदराक होते ही मैंने अपनी राह बदल ली और शी को हर जगह जिक्र पहुंचाने पर तुल गया। इस एतबार से मेरी लड़ाई हीरोइन फरोशों के खिलाफ थी। इस भीड़ में गैर मुल्की मुजरमों के साथ इनके मुकामी कारिंदे भी मेरे मुकाबल साफ आ रहा थे और मैं बहुत कामयाबी के साथ इनको जेर करता चला आ रहा था। फिर शी के गुंडों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए मुझे मखसूस हालात में माफिया के डॉन 3 की पेशकश कबूल करनी पड़ी। इसमें शुबा नहीं कि मैंने इनकी सफ़ों में रहते हुए भी इनको भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं इनका शरीके कार था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शी का मकरू चेहरा मेरे सामने बेनकाब होता जा रहा था। हीरोइन के इंसदाद के नाम पर इसे सदर अमेरिका से कतीर रकूम मिल रही थी। अमेरिका के रियासती ज़राए भरपूर तरीके से इसकी पुष्ट पनाही करते थे। फिर वो लोग जेरे जमीन दुनिया से वाबस्ता नामवर लोगों में अपना भरम रखने के लिए हीरोइन की थोड़ी बहुत गैर कानूनी तिजारत भी करते थे। किराए के आदमियों के जरिए हीरोइन की खेपी पाकिस्तान से यूरोप भेजी जाती थी, जिनसे मजीद काला धन हासिल होता था। इस स्मगलिंग के जरिए भी फाजल पैदावार का रुख अमेरिका की बजाय यूरोप की जरखेज मंडी की तरफ मोड़ दिया गया था। माल ले जाने वाले अमूमन पाकिस्तानी नौजवान या तालब इल्म होते थे, इसलिए इनके पकड़े जाने की सूरत में शी अमेरिका या सदर अमेरिका पर कोई हरफगेरी नहीं होती थी, बल्कि पाकिस्तान ही आलमी मुलामत का निशाना बनता था और कामयाबी की सूरत में शी के माली वसाइल में करोड़ों डॉलर का इजाफा हो जाता था। हीरोइन के इस भयानक खेल में शी ने पाकिस्तान के जुराइम पेशा लोगों से गहरे रवाबत इस्तवार कर लिए थे। इस वजह से इसे सियासी नक्शागरी में भी पेशकदमी करने का मौका मिल गया। इस खित्ते के बारे में अमेरिका के मखसूस नजरियात और मफादात थे, जिनके हसूल के लिए साजिशों का सहारा लेना नागुज़ीर हो गया था। इसलिए शी के माली वसाइल पाकिस्तान के बागियों और गद्दारों की परवरिश के लिए इस्तेमाल होने लगे। इसी जिमन में मुल्ला सरकार का नाम सामने आता था। वो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने के अज़ाइम रखने वाले इंतहा पसंदों का आलाकार था और इसने मुल्क के महरूम व मायूस तबकों में अपने पैरोकारों का एक मजबूत ग्रोह बना लिया था। इसलिए इसकी नामेहरबानियां जात पर मरकूज होती चली गईं। शुरू से आखिर तक शी के किरदार में एक काबिल नफरत तसलसल पाया जाता था। वो हर जगह और हर एतबार से पाकिस्तान और इसके मफादात को तबाह करने पर तुली हुई थी। अल हदीद नामी लांच की गिरफ्तारी के बाद वीरा का ताज़ा तरीन मिशन शी की बदनीति का खुला सबूत था। ईरान से बदरिया सड़क आने वाले 600 टन वजनी एटमी साजो सामान का हीरोइन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो खेप पाकिस्तान के एटमी वसाइल और इस्तेदाद में काबिल जिक्र इजाफा का सबब बन सकती थी। इसलिए शी इसे तबाह करने पर तुल गई थी। दूसरी तरफ शी के आका पाकिस्तान में मौजूद एटमी सहूलतों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे और मगरबी दुनिया को नाम नहाद इस्लामी एटम बम का हवा दिखाकर एक खास ज़हनी माहौल तैयार कर रहे थे, ताकि मफादात के तसादम के किसी मरहले पर इन्हें ताकत और बर्बरियत का कोई घिनौना खेल इख्तियार करना पड़े तो इन्हें हर तरफ से ताइदो हमायत मिल सके।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।